अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीते जाने वाली एक सच्ची कहानी है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ज़ैनब हमारे घर काम करती थी। वो बहावलपुर की रहने वाली थी। वहाँ अक्सर मर्द दूसरी शादी करने से नहीं झिझकते और औरतें भी बेठिकाना होने के खौफ से सौतन को बखुशी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ जब लड़की एक बार ब्याह दी जाती है तो मेके वाले कोशिश करते हैं कि वो हर हाल में शोहर के घर में ही रहे, चाहे उसका शोहर उस पर सौतन ही क्यों ना ले आए। एक रोज ज़ैनब हमारे घर काम कर रही थी। दोपहर का वक्त था। दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के सुराग से आंख लगाकर देखा। दूसरे ही लम्हे वो परेशान होकर मेरे पास आई। कहने लगी, बीबी जी, जो साहब आए हैं ना, उनसे कह दो कि यहाँ कोई ज़ैनब काम नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गई। ज़ैनब ने मजीद कहा कि हाँ बीबी, ये मेरा शोहर है। पहले तो घर से निकाल दिया और अब ढूंढता फिर रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इससे ऐसा ही कह दें। मैं भी इतनी अच्छी काम वाली को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा दरवाजे पर गई। ये देखकर हैरान रह गई कि जो शख्स बाहर खड़ा था वो अपने हुलिये से कोई नवाब जैसा लगता था। सामने एक कीमती गाड़ी खड़ी थी, शायद वो उसी की थी। मुझे वो किसी तौर एक काम वाली का शोहर ना लगा। बहरहाल मैंने सवाल किया कि भाई, आपको किससे मिलना है? ज़ैनब से बाजी, वो मेरी बीवी है। किसी ने बताया है कि वो आपके घर काम करती है। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इस नाम की कोई औरत हमारे घर काम नहीं करती। वो शख्स मायूस होकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं ज़ैनब की जानिब पलटी और पूछा कि सच बता ज़ैनब, ये क्या किस्सा है? मुझे ये शख्स हुलिये और वज़ाकता से कहीं से तुम्हारा शोहर नहीं लग रहा। ज़ैनब को मेरे घर काम करते 2 साल होने को आए थे। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका ना दिया था। वो बहुत सुघड़ औरत थी और अपने अतवार और रख रखाव से किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसने कहा, बीबी, ये बहुत लंबा किस्सा है और काम पड़ा हुआ है। काम से निमट लूं तो बताती हूँ। तजस्सुस ने मगर मुझे चैन ना लेने दिया। मैंने कहा कि तू रहने दे काम को, मैं खाना आज होटल से मंगवा लूंगी। तो मुझे अभी बता कि ये माजरा क्या है। तू घरों का काम करती है और तेरा शोहर इतनी कीमती गाड़ी में आया है। क्या वो कोई नवाब है? शक्ल और हुलिये से तो नवाब लगता था। ज़ैनब ने जवाब दिया कि नहीं बीबी, वो नवाब तो नहीं है, पर बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरे ही नसीब में चाकरी लिखी थी, सो कर रही हूँ। फिर उसने अपनी कहानी यूं बताना शुरू की। बीबी, जिन दिनों हमारी शादी हुई, हमारे रोज़ो शब भी ऐसे ही मुसर्रत भरे थे जैसे आम चाहने वालों के होते हैं। मेरा शोहर मुझ पर फिदा था। 2 दिन के लिए मेके चली जाती तो रूठ जाता। कहता, ज़ैनू, तेरे बगैर मेरा वक्त नहीं कटता। जी करता है कि तू मुझसे एक पल को भी दूर ना हो। अगर मैं जहांगीर होता तो हुकूमत करते वक्त तुम्हारा हाथ भी पर्दे के पीछे से मेरे कंधे पर धरा होता। पर अब क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें अपने साथ काम नहीं ले जा सकता, वरना तो सामने बिठाकर वहां भी तेरा दीदार करता। मैं ये बातें सुनती तो खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत समझती। मेरे पैर हवाओं में रहते। मुझे अपने शोहर की मोहब्बत पर अल्लाह के वजूद की मानिद यकीन था। मैं समझती थी कि दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरा शोहर नहीं बदल सकता। 5 साल सुकून से गुजर गए। मेरे शोहर के पास बेअंदाज़ा दौलत थी जो उन्हें वरासत में मिली थी। यही दौलत बिला आखिर मेरे और उनके दरमियान जुदाई का सबब बन गई। 5 साल बाद भी औलाद ना हुई तो अब रिश्तेदारों ने उनके कान भरना शुरू कर दिए कि साहब, ये बेअंदाज़ा दौलत किधर जाएगी? इसका वारिस कौन होगा? ये ऐरो गैरों के नसीब हो जाएगी। औरत बांझ हो तो मर्द को वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे में करोगे तो औलाद की खुशियां कब देखोगे? मेरा शोहर रिश्तेदारों की ये बातें सुनता, मैं भी सुनती और हंस देती। कहती कि इन लोगों का तो दिमाग खराब है। साईं, अगर औरत को औलाद ना हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है। अगर मामला उल्टा हो तो क्या औरत भी दूसरे मर्द का इंतखाब कर सकती है? असल बात तो ये थी कि मुझे यकीन था कि मेरे औलाद ना होने की वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा शोहर मेरी मोहब्बत को भुलाकर किसी और औरत को ब्याह लाए। मेरी मोहब्बत तो उनकी ज़िंदगी थी, उनके रुएं रुएं में बसती थी। भला ये कैसे मुमकिन था कि मोहब्बत का ये 9 लखा हार मेरी गर्दन से उतार कर किसी और की गर्दन की जीनत बन जाता? हाँ,
औरत भी मर्द के बारे में किस कदर खुशफहमियों में मुब्तला रहती है, नहीं जानती कि इस हस्ती को बदलते देर नहीं लगती। जहाँ औरत की मोहब्बत चट्टान की तरह मजबूत हो सकती है, वहाँ मर्द की मोहब्बत महज मसलहत भी बन सकती है और किसी रोज़ भी उसकी नीयत बदल सकती है। किसी खूबसूरत औरत को देख ले तो उसका दिल काबू में नहीं रहता, जबकि शरीफ औरत हमेशा एक मर्द की मोहब्बत को ही अपनी ज़िंदगी का हासिल समझती है, ख्वाह उसकी नज़रों के सामने कितने ही वजी मर्द क्यों ना गुजर जाए। एक दिन किसी ने मुझे खबर दी कि तेरे शोहर ने दूसरा ब्याह रचा लिया है। ये इंकशाफ मेरे लिए ऐसा ही था जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया हो। मेरे दिल की ज़मीन तो ऐसी जली कि फिर इसमें रोईदगी की उम्मीद ही ना रही। उनकी ये हरकत मुझसे कब तक छुपती, आखिरकार मुझे बताना पड़ा। फिर एक रोज़ वो उस दूसरी औरत जो अब उनकी बीवी थी उसे घर ले आए। जो हो चुका था उसे कबूल करना तो नागुज़ीर था। मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती थी, इसीलिए उनको परेशान करना या अलहदगी का मुतालबा करना मेरे लिए बाइसे तकलीफ था। लिहाजा उस कड़वे घूंट को पी कर खामोश हो गई। मेरी माँ ने भी समझाया कि अपने शोहर के घर रहो और सोतन के साथ गुजारा करो। मेके आ बैठने से कुछ खुशियाँ ना मिलेंगी, अलबत्ता भाइयों और भाभियों पर बोझ बन जाओगी। अपना घर अपना ही होता है, तुम्हारा शोहर तुमसे बुरा सलूक नहीं करेगा। मर्द औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं ना, और फिर वो तो पैसे वाला है, ये तो कोई अनहोनी बात नहीं। मर्द ऐसा करते रहते हैं, कौन उनसे बास परस कर सकता है। सोतने तो शहजादियों और मलिकाओं पर भी पड़ती हैं, वो भी तो बर्दाश्त करती थी ना। माँ के समझाने से नसीब का लिखा जानकर सब्र कर लिया। सोचा कि अगर सोतन को सोतन ना समझूंगी तो जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे, मर्द भी पुरसकून रहेगा और हमारा सुकून भी तहोबाला ना होगा। मैंने कभी महाजबी को सोतन नहीं जाना, मगर वो जाने किस मिट्टी की बनी थी। बावजूद मेरे अच्छे सलूक के उसको मेरा वजूद कांटे की तरह खटकता था। बहाने बहाने से घर का सुकून बर्बाद करने से ना चूकती। रफ्ता रफ्ता मेरे शोहर भी लाताल्लुक होते जा रहे थे। मैंने सोचा कि वो जो मेरे साथ कर रहे हैं उसे बर्दाश्त कर लूं, लेकिन ना जाने महाजबी ने क्या पढ़ाया कि शोहर ने मेरी परवाह करना छोड़ दी। मैंने ये भी सह लिया। मेरे शोहर ने उस औरत की झूठी शिकायतों पर कई बार मेरे साथ गालम गलोच भी की, मगर मैंने सब्र किया। सोतन के बच्चों को संभाला, उनकी खिदमत की और माँ से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि वो मेरे शोहर के बच्चे थे, सो मुझे दिल से अजीज थे। बच्चे तो प्यार के तालिब होते हैं। प्यार पाकर वो मेरे दीवाने हो गए, हर वक्त मेरे पास रहते। वो मुझे अपनी माँ से ज़्यादा चाहने लगे। माजबी को ये बात भी गवारा ना थी कि उसके बच्चे मुझसे ज़्यादा प्यार करें। वो उन मासूमों को बुरी तरह पीट डालती। एक रोज़ मुझसे मिलने के लिए मेरा चचाजाद भाई हमारे घर आया। माँ मेरी बहावल नगर में थी और बहुत बीमार थी। वो यही बताने आया था। वो तो मुझे अपनी सगी बहन जैसा जानता था। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सोतन मुझ पर ऐसा बुरा इल्ज़ाम लगा देगी। बिलाल बेचारा बमुश्किल 1 मिनट बैठा होगा। उसने एक प्याली चाय तक ना पी, बस माँ की बीमारी का बताया और चला गया। ना जाने महाजबीन ने किस अंदाज से मेरे शोहर को ये बात बताई कि उसने मुझसे कहा, मेरी गैर मौजूदगी में दीगर मर्दों को घर में बिठा लेती हो, तुम्हें लिहाज नहीं आता। वो तुम्हारा चचाजाद था, महाजबी का तो नहीं था। फिर तुमने उससे पर्दा क्यों ना कराया? हालांकि महाजबी तो उस कमरे में आई भी नहीं थी जहां हम बैठे थे। फिर मेरे शोहर ने कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसी आवारा औरत को घर में रखने की जरूरत नहीं। मेरी बेटियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी तो क्या तुम्हारे ऐरे गैरे रिश्तेदारों के माथे लगेंगी? मैं अब तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भला आबाद ही कब थी जो अब बर्बाद हो रही थी। यह सोचकर कि औरत की शराफत पर धब्बा ना आए यहाँ पड़ी थी कि शोहर का घर है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाएगा, वरना 2 वक्त की रोटी देने वाला तो अल्लाह ही है। उस वक्त सख्त सर्दी थी, सर पर चादर ना पैर में जूती। उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर कर दिया। कुछ देर बरामदे में ठहरी रही। बच्चे बाहर आए और मुझसे लिपट गए। वो मुझे भींच कर रो रहे थे, लेकिन उस जालिम मर्द ने उनको भी खींच कर अलहदा करके कमरे में बंद कर दिया और मुझे गालियां देकर मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं नंगे पांव शदीद सर्दी में पैदल कई मील चलकर शहर आई और अपने वाकिफ लोगों के घर पना ली।
ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کیونکہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی. چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے. وہ جو مجھ سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا. امی فوت ہو گئیں. کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوتن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ. کیا عمر بھر ایسے ہی دربدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا. لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو، انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے نا. وہ مٹی کا مادھو تو نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ کہا ہے تو کل اس سے بھی برا سلوک کرتے. سو میں نے وہاں جانے کے بجائے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا. میں دوبارہ بہاولپور آ گئی. ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا. کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی خانمہ برباد کرتے رہے. دل کہیں نہ لگتا تھا. کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی. دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا تھا. سوچتی اے کاش میں خودکشی کر سکتی. کبھی دل کرتا کہ بال کھول کر کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانی سی پھرنے لگوں. شاید اس طرح میرے دل کو قرار آ جائے. پھر بھی خود پر قابو کیا اور ایک امیر زمیندار شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی. وقت کا کام ہے گزرتے رہنا. آہستہ آہستہ گزرتا گیا. کافی عرصے بعد ایک روز مجھے کسی نے بتایا کہ تمہاری سوتن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے. چیختی چلاتی ہے، پھر اسے پکڑ کر لایا جاتا ہے کہ گھر چلو. کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں. پھر دیواروں سے سر ٹکراتی ہے اور بال نوچتی ہے. اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. میں بچوں سے بہت محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. وہ بیچارے کس طرح خوفزدہ اور قسم پرسی میں ہوں گے. وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے. اگر میں وہاں ہوتی تو انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی. پر نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوگا. تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے ہوئے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. اس کے بعد میرے شوہر کو میری یاد آئی. اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے. کئی بار ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی. جب بھی اس کا سامنا ہو جاتا میرا خون کھول اٹھتا. اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلا دیا. میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا. جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکا دے. میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے. میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ شاید ختم نہ ہوا ہو مگر عزت و تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا. جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناتا جوڑ لیتی. وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے. وہ بھی کچھ عرصے بعد مایوس ہو گیا. لگتا ہے اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی. وہاں باجی سے ملنے میں کبھی کبھار جاتی ہوں. انہوں نے ہی شاید یہاں کا پتہ دے دیا ہوگا. سننے میں آتا ہے کہ میرے شوہر کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، پریشان رہتا ہے، خود کی وجہ سے بھی اور بچوں کی وجہ سے بھی. توبہ کرتا ہے، سب سے کہتا ہے کہ میں نے اور مہاجبی نے زینب کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. یہ اسی کی سزا ہے جو ہم دونوں نے پائی. وہ بہت توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا. کسی کے دل کو توڑنا جس میں سچی محبت بسی ہو کوئی ہنسی کھیل تو نہیں ہے نا. اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا اور کھیل کر پھینک دیا تو اس کی زندگی خود بھی تماشا بن گئی. کبھی کبھی اس کے بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے. جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں. نہ جانے کوئی اور سوتیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو. مگر یہ دل، اس دل کا کیا کروں. یہ اپنے شوہر کو معاف کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا. انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے. سو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں جس میں اپنے شوہر کے خلاف نفرت کا الاؤ بھڑکتا ہی رہتا ہے.